मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने आप लोगों को मध्यम लॉ के तहत अनुबंधों का वर्गीकरण जो था वो बताया था, जिसके तहत 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। अब जो अलग अलग तरीके के मैंने आपको अनुबंध बताए थे, ठहराव बताए थे, उनमें आपस में एक दूसरे से क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो आप लोगों को बताऊंगी व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंधों में अंतर। व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंधों में अंतर। जब भी आपसे किसी भी दो बिंदुओं के बीच में अंतर पूछा जाता है तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसको किस प्रकार से बताएं। तो इसके लिए आप लोगों को एक कॉलम, पहले तो एक कॉलम या एक टेबल बना लेनी चाहिए। उस कॉलम या टेबल को 3 भागों में विभक्त करते हुए पहले भाग में अंतर का आधार और दूसरे उसमें एक प्रथम बिंदु और तीसरे में द्वितीय बिंदु है उसको बताते हुए मैं अंतर उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो इसी रूप में मैं आप लोगों को व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंधों के अंतर्गत के बीच में आपस में किस प्रकार से अंतर पाया जाता है, क्या अंतर है, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहला तो व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध जो है उनमें पारिभाषिक रूप में क्या अंतर है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि व्यर्थ कोई भी अंतर हम उस स्थिति में समझाने की में सक्षम होंगे जबकि हमें उनका फंडामेंटल क्या उनका कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पता हो। जब तक हमें कंसेप्ट ही नहीं पता तब तक हम उनमें आगे किस प्रकार से डिफरेंस कर पाएंगे। तो व्यर्थ ठहराव क्या है और व्यर्थ अनुबंध क्या है। व्यर्थ ठहराव मैं आप लोगों को पहले भी बार बार बता चुकी हूँ, अब तक तो आप लोगों को शायद हो सकता है कि याद भी हो गया होगा। तो चूँकि मैं अंतर बता रही हूँ इसलिए वापस मैं आपको बता रही हूँ कि व्यर्थ ठहराव वे ठहराव होते हैं जो कि अपनी उत्पत्ति के समय से ही कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखते हैं। तो दूसरे शब्दों में यदि हम कहना चाहें कि वे ठहराव वॉइड एब इनिशियो होते हैं, यानी प्रारंभिक अवस्था से ही वो व्यर्थ होते हैं, कानूनी प्रभाव नहीं रखते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं और पक्षकार चाहे तो भी उनको कानून की शरण लेकर लागू नहीं करवा सकते हैं। और इसके तहत कौन कौन से ठहराव व्यर्थ ठहराव होंगे। कोई भी ठहराव जिसमें वैध अनुबंध के आवश्यक गुणों का अभाव हो या जिनमें अन्य किसी प्रकार की कोई टेक्निकल कमी हो, तो ऐसी स्थिति में वो ठहराव व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आएगा। लाओ दो हेलो। तो इस रूप में हम उसको हम व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में रखेंगे। और इसी उसमें व्यर्थ अनुबंध को मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगी। व्यर्थ ठहराव की परिभाषा धारा 2G में दी गई है और व्यर्थ अनुबंध की परिभाषा धारा 2H में दी गई है। तो व्यर्थ अनुबंध वे अनुबंध हैं जो कि उस समय व्यर्थ हो जाते हैं जिस समय वो अपनी कानूनी प्रभाव खो बैठते हैं। यानी व्यर्थ ठहरावों से आशय व्यर्थ अनुबंधों से आशय उन अनुबंधों से है जो उस समय व्यर्थ हो जाते हैं जिस समय की वो कानूनी प्रवर्तनीयता नहीं रख पाते। जैसे कि व्यर्थ अनुबंध अभी मैंने पिछले तो इसमें बताया था कि अनुबंध भी है और व्यर्थ भी है, तो ये तो वैसे देखा जाए तो गलत है। लेकिन व्यर्थ अनुबंध है तो इसका मतलब कि वो जब उन्होंने किया था अनुबंध जब निर्मित हुआ था तो पक्षकारों के मध्य उस वक्त वो पूरी तरीके से टेक्निकल दृष्टि से यदि देखा जाए तो पूर्णतः वैध थे, किंतु बाद में भी किसी प्रकार की घटना के घटित होने की वजह से या अन्य किसी तकनीकी समस्या की वजह से वो निरस्त
हो जाते हैं, कानूनी रूप से अपनी प्रवर्तनीयता खो देते हैं, तो ऐसे अनुबंधों को व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। तो व्यर्थ अनुबंध बाद में चलकर व्यर्थ होते हैं, जबकि व्यर्थ ठहराव जो है प्रारंभ से ही, अपनी उत्पत्ति के समय से ही कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखते हैं। इसी रूप में हम दूसरा पॉइंट लेंगे, व्यर्थ होने का समय। व्यर्थ होने का समय क्या होता है? व्यर्थ ठहराव जिस समय निर्मित होते हैं उस समय से ही वो व्यर्थ होते हैं, यानी अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही, दूसरे शब्दों में वॉइड एब इनिशियो होते हैं, जबकि व्यर्थ अनुबंध जो है वो बाद में जाकर व्यर्थ होते हैं, प्रवर्तनीयता खो बैठते हैं। तीसरा इसके अंतर्गत जो मैं आपको बिंदु समझाना चाहूँगी वो है प्रतिस्थापना का अधिकार। प्रतिस्थापना का मतलब क्या है, पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना जो शब्द है उसका ऑपोजिट अर्थ रखने वाला है प्रतिस्थापना। स्थापना में हम किसी जगह पर किसी जो वस्तु है उसको हम वहाँ पर उसका एक स्थान बनाकर उसको वहाँ पर स्थायी रूप से हम स्थापित कर देते हैं, तो वो तो कहलाता है स्थापना। लेकिन इसका ऑपोजिट है प्रतिस्थापना, यानी कि किसी भी वस्तु को उसके जहाँ पर स्थापित किया गया है वहाँ से वापस उसके मूल स्थान पर, जहाँ से उसको लाया गया था वहाँ पर लाना, ये कहलाता है प्रतिस्थापना। तो अब अनुबंध के संदर्भ में हम प्रतिस्थापना की जब बात करते हैं तो व्यर्थ ठहराव के संबंध में हम ये कहेंगे कि जो पक्षकार होते हैं उनके बीच में सामान्य रूप से तो प्रतिस्थापना का अधिकार नहीं होता व्यर्थ ठहराव की मामले में। यानी कि यदि अनुबंध के तहत पक्षकारों ने एक दूसरे को किसी भी प्रकार की कोई वस्तु दे दी है या ले ली है, तो बाद में अगर अनुबंध व्यर्थ हो जाता है तो उस वस्तु को वो पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कपट या मिथ्या वर्णन की दशा में, यानी कि अवयस्क के साथ यदि किसी प्रकार का कपट या मिथ्या वर्णन होता है तो उस स्थिति में प्रतिस्थापना का अधिकार पक्षकार को मिल जाता है, जबकि व्यर्थ अनुबंध के तहत किसी भी प्रकार का व्यर्थ अनुबंध के तहत पक्षकारों को प्रतिस्थापना का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि वो मूलतः वो एक प्रवर्तनीय अनुबंध थे, मूलतः वो पूर्ण रूप से वैधानिक अनुबंध थे, उनमें वैध अनुबंध के समस्त गुण थे, इसलिए उसके अप्रवर्तनीय होने में पक्षकारों का किसी भी प्रकार से कोई दोष, किसी भी प्रकार से कोई भूमिका नहीं है। इसलिए यदि प्रतिस्थापना की बात करते हैं तो उसमें पक्षकार जो दी गई वस्तु है उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, ले या दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अधिनियम में उल्लेख। तो हम अधिनियम में उल्लेख की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यर्थ ठहराव के बारे में अधिनियम में उल्लेख किया गया है। अधिनियम में उल्लेख किया गया है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 में बताया गया है कि कौन कौन से ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव हैं। इसलिए हम बिना किसी भी ठहराव के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हम भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 का अनुसरण करते हुए हम इस बात को कह सकते हैं कि कोई भी अनुबंध व्यर्थ है अथवा नहीं। तो अधिनियम में उल्लेख किया गया है व्यर्थ ठहरावों के संदर्भ में, किंतु व्यर्थ अनुबंधों के संदर्भ में अधिनियम में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये आकस्मिक रूप से किसी घटना के घटित होने की वजह से या किसी परिस्थिति के होने की वजह से, यानी कि परिस्थिति जन्य होते हैं या किसी आकस्मिक घटना के परिणति होते हैं, इस वजह से अधिनियम में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत है अप्रवर्तनीय एवं अवैधानिक। अवैधानिक का मैंने आप लोगों को तात्पर्य बताया था। अवैधानिक का मतलब है ये ठहराव जिनका प्रतिफल एवं उद्देश्य अवैधानिक है, इलीगल है, गैर कानूनी है, तो वो अवैधानिक कहलाएंगे। और अप्रवर्तनीयता का मतलब कि वो लागू होने योग्य नहीं है। तो जितने भी अवैधानिक जो ठहराव होते हैं वो हमेशा अप्रवर्तनीय होते हैं, ये बात तो हमें ध्यान रखनी, क्योंकि वो व्यर्थ है, वॉइड एब इनिशियो है, उत्पत्ति के समय से कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखेंगे। लेकिन अप्रवर्तनीय जो होते हैं उसमें वो जरूरी नहीं कि वो अवैध हो। तो जब हम व्यर्थ ठहराव की बात करते हैं तो व्यर्थ ठहराव अप्रवर्तनीय भी हो सकते हैं और अवैध भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो अवैध है इसलिए वो अप्रवर्तनीय है, वो
उद्देश्य प्रतिफल अवैध होने की स्थिति में वो अप्रवर्तनीय है, या अन्य किसी कारण से जिसमें कि एक वैध अनुबंध के आवश्यक गुणों का अभाव हो, या भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 की जो सूची है उस सूची में से कोई कारण हो, तो उस वजह से वो अप्रवर्तनीय हो सकते हैं। जबकि व्यर्थ अनुबंधों की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यर्थ अनुबंध जो है वो अवैध नहीं होते, अवैध वो कभी भी नहीं होते, वो अप्रवर्तनीय होते हैं। अवैध क्यों नहीं होते? अवैध इसलिए नहीं होते कि अगर वो अवैध होते स्टार्टिंग में तो वो व्यर्थ ठहरावों की श्रेणी में आते, वो वॉइड एब इनिशियो होते, वो अनुबंध नहीं होते, वो अनुबंध नहीं कहलाते किसी भी दशा में। फिर वो अनुबंध क्यों कहलाते? क्योंकि अनुबंध तो हमेशा प्रवर्तनीय ठहराव है, और जब प्रवर्तनीयता वाली बात आ गई तो फिर वहाँ अवैध तो कोई है, अवैधता वाली बात उसका तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। तो इसलिए ये जो ठहराव जो अनुबंध होते हैं, व्यर्थ अनुबंध होते हैं, वो अप्रवर्तनीय होते हैं, किंतु वो किसी भी दशा में अवैध नहीं होते। ठीक है, तो ये तो था आप लोगों को जो मैंने बताया था व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंधों में अंतर। अब व्यर्थ तथा अवैध ठहरावों में अंतर, व्यर्थ तथा अवैध ठहरावों में अंतर। व्यर्थ ठहराव कौन से ठहराव होते हैं? वापिस मैं आप लोगों को परिभाषा व्यर्थ ठहराव की बता चुकी हूँ। व्यर्थ अवैध ठहरावों की परिभाषा भी बता देती हूँ। अवैध ठहराव वे ठहराव होते हैं जिनका कि उद्देश्य एवं प्रतिफल अवैधानिक होता है, तो वो अवैध ठहराव कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट बिंदु जो आप अंतर के रूप में देखना चाहोगे वो है क्षेत्र। क्षेत्र तो व्यर्थ जो ठहराव है, व्यर्थ ठहरावों के क्षेत्र की बात यदि हम करते हैं तो यहाँ पर क्षेत्र से मतलब ये है कि व्यर्थ ठहरावों की में का क्षेत्र जो है वो अवैध ठहरावों की तुलना में ज़्यादा व्यापक होता है। ज़्यादा व्यापक इसलिए होता है क्योंकि व्यर्थ ठहरावों में अवैध ठहराव भी आते हैं और व्यर्थ ठहरावों में अप्रवर्तनीय ठहराव भी आते हैं। अप्रवर्तनीय ठहराव कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया। अप्रवर्तनीय ठहराव वे ठहराव हैं जो कि एक वैध अनुबंध के आवश्यक गुण न होने की वजह से कानूनी रूप से जो है कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखते हैं, अप्रवर्तनीय होते हैं। और उसमें एक वैध अनुबंध के आवश्यक गुणों का अभाव होना या भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 में जो कारण बता रखे हैं उसकी वजह से यदि वो प्रवर्तनीय नहीं है तो फिर वो अप्रवर्तनीय है। यानी कि इसमें अवैध भी आएंगे और इसमें अप्रवर्तनीय भी आएंगे, और अप्रवर्तनीयता की दशा मैंने आपको बता दी है। जबकि अवैध अनुबंध है उसका क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित इसलिए होता है क्योंकि अवैध अनुबंधों के तहत केवल और केवल वो अनुबंध आएंगे जिनका उद्देश्य एवं प्रतिफल अवैधानिक होगा। दूसरा है कि कारण, तो कारण मैंने अभी आपको बता दिया, एक वैध अनुबंध के आवश्यक गुणों का अभाव होना। ठीक है, और या फिर जो इसमें भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 में बताए गए कोई कारण होगा, ये व्यर्थ ठहराव के कारण होते हैं। और व्यर्थ अवैध ठहराव के कारण उद्देश्य एवं प्रतिफल की अवैधानिकता होती है। किसी भी प्रकार का कोई कपटपूर्ण, किसी भी प्रकार का छलपूर्ण अगर कोई व्यवहार कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता है, या कोई राजनीति के विरुद्ध होता है, किसी व्यक्ति के शरीर अथवा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, या फिर वो हमारे अधिनियम की धाराओं को निष्फल करने वाला होता है, लोक नीति के विरुद्ध होता है, बाजी का ठहराव होता है, तो उन सब जो है लोक नीति का के विरुद्ध भी होता है, ये सारे के सारे उसमें उस श्रेणी में आएंगे। फिर नेक्स्ट बात हम कहते हैं कि दंड का प्रावधान। तो व्यर्थ ठहरावों में जरूरी नहीं है कि दंड का प्रावधान हो, यह व्यर्थ ठहरावों की स्थिति, लेकिन अवैध ठहराव अगर है तो उसमें दंड का प्रावधान होता है। और लास्ट इसके अंतर्गत है समपार्श्विक ठहराव। समपार्श्विक ठहराव क्या है ये मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। समपार्श्विक ठहराव वो ठहराव है जिस पर की मूल अनुबंध का निष्पादन जो है वो निर्भर करता है। समपार्श्विक ठहराव जो है वो उस मूल अनुबंध का भाग नहीं होता, बल्कि समपार्श्विक ठहराव अपने आप में एक स्वतंत्र घटना होती है, और उस स्वतंत्र घटना पर मूल अनुबंध का जो है वो निष्पादन जो है वो डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर हम कहते हैं कि भाई मैं आपको इस वस्तु को उस स्थिति में डिलीवर करने की स्थिति में होऊंगा जब यदि विदेश से आने वाला जहाज जो है वो 2 दिन के भीतर भीतर आ जाता है, तो इस स्थिति में
जो मूल अनुबंध है वो तो है एक्स और वाई के बीच में वस्तु का की डिलीवरी, लेन देन, उसका क्रय विक्रय, और जो उसकी समपार्श्विक घटना है वो है कि उस शिप का दूसरे स्थान से आना, तो वो आता है तब तो मूल अनुबंध का निष्पादन संभव होगा, अन्यथा मूल अनुबंध का निष्पादन संभव नहीं होता। तो जो हम ये कहेंगे कि व्यर्थ जो ठहराव है उसके तहत, व्यर्थ ठहराव के तहत तो हम जो समपार्श्विक जो ठहराव है उनको भी हम प्रवर्तित करवा सकते हैं, किंतु अव्यर्थ जो अवैध ठहराव होते हैं उसमें हम समपार्श्विक ठहरावों को जो लागू करवाने की स्थिति में नहीं होते। जो अवैध ठहराव होते हैं उनके समपार्श्विक ठहराव भी व्यर्थ होते हैं, अवैध तो नहीं कह सकते लेकिन व्यर्थ